प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2026 में कहाँ इन्वेस्ट करें? गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के लिए जाएं? तो ये सभी कुछ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। और एक बहुत ही अच्छा क्वेरी भी आप लोग का आया है ना कि अगर किसी ने अभी कैश रखा हुआ है तो क्या यह सही समय है उसको डिप्लॉय करने का, या फिर हमें और ज़्यादा वेट करना चाहिए, या फिर कैसे डिप्लॉय करना चाहिए? सो नाउ जान लेते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जो कि बार बार मैं रिपीट करता हूँ, आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, पिछले साल और इस साल क्या क्या चेंजेस हुए इकोनॉमी में। इकोनॉमी बिल्कुल डाउन एंड आउट था, तो उसको फिर रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट और आरबीआई ने बहुत कुछ किया। इनकम टैक्स बेनिफिट्स दिया गया, इंटरेस्ट रेट कट किया गया, जीएसटी कट किया गया, अब एथ पे कमीशन भी आने वाला है। तो इन सभी का बेनिफिट अगर इकोनॉमी पे देखें तो आपको दिखना स्टार्ट हो चुका है। कंजम्पशन पहले के मुकाबले थोड़ा पिकअप पकड़ रहा है, जो कि नहीं था। ठीक है, पहले काफ़ी, खासकर अर्बन कंजम्पशन में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, धीरे धीरे पिकअप दिख रहा है। और यहाँ पे बजट जो आया है वो भी रिलेटिवली बेटर है। अगर बजट को आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने उस पर भी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि क्यों बजट अच्छा है। इसके बाद हमने यूके के साथ, फिर यूरोपियन यूनियन के साथ, उसके बाद यूएस के साथ ट्रेड डील कर लिया है, उसका भी बेनिफिट मिलेगा ना। यूएस के साथ हम ट्रेड डील नहीं कर रहे थे, उसके लिए था कि हमारा जो जीडीपी है वो 20 to 30 बेसिस पॉइंट तक कम हो सकता है पूरे एक साल का। अगर आप देखें पीरियड का, मतलब जो भी हमने पहले एजम्पशन लिया था ना, वो तो था कि भाई टैरिफ का प्रॉब्लम है इसलिए कम थोड़ा करके लिया था, अब उसको थोड़ा बढ़ा कर लाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने तो कल भी आप लोगों को बताया था ना कि मोस्टली 7% मानकर चला जा रहा है, लेकिन इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया, इतना सब कुछ एक साथ होगा। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं होगा। देखिए, जो ट्रेड डील हो रहा है उसके अंदर एफआईआईस का पैसा इंडिया में आना शुरू हो। कल तो खैर एफआईआईस का अच्छा खासा पैसा आया भी था। और रुपी जो कि बहुत तेज़ी से गिरा, आप देख भी रहे हैं ना, 2 दिन से स्ट्रेंथ आया है रुपी में भी डॉलर के मुकाबले। तो लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा बहुत डिप्रिसिएट करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, लेकिन हाँ, जिस तरह से तेज़ी से गिर रहा था वो गिरावट तो काफ़ी हद तक रुक गया है। ठीक है, उसके बाद एफडीआई में अच्छा खासा पैसा आएगा। पहले लोग सोच रहे थे अरे यार तुम्हारा टैरिफ इतना ज़्यादा है, तुम्हारे यहाँ बनाएंगे तो बेचेंगे कहाँ, यूएस तो लेगा नहीं उतना ज़्यादा टैरिफ पे। अब जबकि टैरिफ बहुत कम हो गया, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ के मुकाबले हमारा कम है, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स एफडीआई आप और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब क्लैरिटी मिल गया है कि नहीं, इंडिया में अब टैरिफ काफ़ी कम है, वहाँ बनाकर हम बाहर बेचेंगे, यूएस में भी अच्छा खासा बेच सकते हैं। तो ये सब बहुत बड़ा पॉजिटिव है, सबका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। तो मेरा तो पर्सनली मानना है कि जीडीपी 7.5 to 8% के रेंज में हम मान सकते हैं। फिर आरबीआई का कल मीटिंग भी है, तो वहाँ तो रेट कट के चांसेस फिलहाल नहीं है, क्योंकि जीडीपी ठीक ठाक चल रहा है। एक सिर्फ हेडेक था हमारे यहाँ कि यूएस से ट्रेड डील, वो भी मोस्टली हो ही गया है। मतलब फाइनल तो अभी नहीं, सिग्नेचर ये सब नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अनाउंसमेंट हो गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। पूरा प्रोसेस होने में तो कुछ महीने लग जाते हैं ना। यूरोपियन यूनियन ना, अभी वो सिर्फ अनाउंसमेंट है, पूरा का पूरा ट्रेड डील ना अप्रूवल आने ये सब में महीनों लग जाते हैं। यूएस में भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ अनाउंसमेंट हो गया, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अनाउंसमेंट ही नहीं आ रहा था, 1 साल से ऊपर हो गया था। तो ये सब बहुत बड़ा पॉजिटिव। और प्लस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि जो ग्लोबल ग्रोथ है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है, पूरा एशिया से आ रहा है, ऑलमोस्ट 50%। एशिया में भी नंबर 1 कौन है? चाइना। ग्लोबल ग्रोथ का 26.6% चाइना से आ रहा है। नंबर 2 है इंडिया, 17%। और यूएस थर्ड पे है, वो 10% से भी नीचे है, 9.9%। तो ये सब सुनकर आपको क्या लगता है कि नहीं, प्रोस्पेक्ट तो बहुत अच्छा है इस कंट्री का, और लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉर्ट टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। सो नाउ इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया था, उसके साथ साथ मैं कवर कर देता हूँ डिफरेंट एसेट क्लासेस को। वहाँ पे 10 ईयर का रिटर्न शो किया उन लोगों ने डिफरेंट एसेट क्लासेस का। ठीक है, तो जैसे सिल्वर का 10 ईयर का रिटर्न बोला गया कि सबसे ज़्यादा आया है एसेट क्लासेस में, सबसे ज़्यादा सिल्वर का रिटर्न आया है। तो 26.1% का रिटर्न आया है सिल्वर में। ठीक है, इसको एनुलाइज्ड करके देखेंगे 10 ईयर्स में, तो सबसे ज़्यादा क्यों आया है? एक तो इंडस्ट्रियल अप साइकिल इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में है, रिन्यूएबल एनर्जी में है, इलेक्ट्रिफिकेशन में है, और भी बहुत जगह यूज़ है। और प्लस सप्लाई में भी कुछ प्रॉब्लम है, सप्लाई साइड में, तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। और ऑफ कोर्स आजकल तो खैर स्पेकुलेशन के कारण भी सिल्वर का प्राइस उतना ऊपर चला गया था, बट हाँ 10 ईयर्स में बेस्ट परफॉर्मेंस सिल्वर रहा है।
तो सेकंड रहा है गोल्ड। गोल्ड का 19.5% का रिटर्न आ रहा है लास्ट 10 ईयर्स एनुअलाइज्ड अगर आप देखेंगे तो। गोल्ड का प्राइस ऊपर क्यों गया? क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, जियोपॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है वर्ल्ड में, सेंट्रल बैंक की तरफ से डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, इन्वेस्टर रिस्क अवर्स थोड़ा हो गया। क्यों रिस्क अवर्स हो गया है? जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और प्लस इंटरेस्ट रेट कट भी काफ़ी जगह हो रहा है, यूएस में भी स्टार्ट हो चुका है। तो इन सब के कारण गोल्ड का डिमांड बहुत अच्छा गया। लेकिन हाँ, गोल्ड का अगर आप 10 ईयर एवरेज देखेंगे ना, गोल्ड और सिल्वर रेशियो 80:1 रहा है, ठीक है। लेकिन अब वो जो रेशियो था ना, वो 50 से भी नीचे चला गया था, 44 के आसपास चला गया था। इसीलिए बहुत बड़ा गिरावट खासकर सिल्वर में आपको देखने को मिला था। तो गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है ना, 50 से नीचे जब भी चला जाए तो आप सतर्क हो जाएगी, भाई सिल्वर में तो ब्लड बात होने वाला, वही देखने को मिला था। फिलहाल थोड़ा अगेन बढ़ा है, अबाउट 56-57 के आसपास चला गया, लेकिन अभी भी जो बहुत ज़्यादा नहीं है ये रेशियो। तो इसको देखकर यही लगता है कि भाई गोल्ड का परफॉर्मेंस रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ कि शायद शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट कहीं ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए अगर कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो गोल्ड को कंसिडर अभी भी किया जा सकता है। जब जब गिरे तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया जा सकता है। मे बी पूरे जो आपका एलोकेशन है उसमें 10%, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है पर्सनली है। सिल्वर बहुत बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। तो अगर आप नहीं अननेसेसरी रिस्क लेना चाहते हैं तो सिल्वर से बिल्कुल दूर रहें, खासकर अभी भी अच्छा खासा रिटर्न आया हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर ना लेना चाहते हैं तब सिल्वर में थोड़ा बहुत एक्सपोजर लें। गोल्ड के मुकाबले सिल्वर का एक्सपोजर हमेशा कम रखें, ठीक है। मैंने भी आप लोगों को बताया था ना, जब यहाँ अच्छा खासा गिरावट आया था तो मैंने भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया हुआ है और जल्दबाजी में नहीं हूँ। जब अच्छा खासा फिर से कभी कोई गिरावट आएगा तब थोड़ा बहुत एक्सपोजर लूँगा, ठीक है। और कैसे इन्वेस्ट करें? ETF, म्यूचुअल फंड। तो देखिए, अगर डीमैट अकाउंट है, ETF, ये सब से आप कंफर्टेबल हैं, INAV ये सब समझते हैं, तो ETF रूट बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर इस चीज़ों को नहीं समझते हैं, इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो सिंपली म्यूचुअल फंड से भी, रूट से भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सिल्वर और गोल्ड के बाद सबसे ज़्यादा रिटर्न आया है मिड कैप्स का, अबाउट 16.7% के आसपास, ठीक है। और उसके बाद आप लोग का फेवरेट लार्ज कैप तो नहीं है, स्मॉल कैप है। सो लार्ज कैप का रिटर्न अबाउट 13% के आसपास और स्मॉल कैप का रिटर्न अबाउट 12.7% के आसपास। ये मैं इकोनॉमिक टाइम्स को कोट कर रहा हूँ। मैंने तो जो रिटर्न्स आप लोगों को कुछ दिनों पहले बताया था वो थोड़ा अलग है, मैं अभी उसको बताऊँगा भी। मेरे पास जो रिटर्न्स अवेलेबल है ना लास्ट 10 ईयर्स का CAGR रिटर्न्स, तो निफ्टी 50 का रिटर्न आया है अबाउट 14.5% के आसपास और निफ्टी मिड कैप 100 का रिटर्न आया है अबाउट 20% के आसपास और निफ्टी स्मॉल कैप 100 का है अबाउट 16.8% के आसपास। तो यहाँ भी मिड कैप का ही ज़्यादा रिटर्न है, ठीक है। थोड़ा बहुत कैसे चेक करते हैं, किस इंडाइसेस को चेक करते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, बट मैं रिटर्न से ज़्यादा मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मिड कैप का रिटर्न ज़्यादा आया है, स्मॉल कैप का कम है, उससे काफ़ी कम है, ठीक है। एनुअल, क्योंकि CAGR एनुअलाइज्ड है ना, तो रिटर्न का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो मैं इन चीज़ों से ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो रिटर्न जहाँ बहुत ज़्यादा आ चुका है, ठीक है, जैसे गोल्ड और सिल्वर, तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपोजर लेने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। गोल्ड में बिल्कुल थोड़ा बहुत लिया जा सकता है, लेकिन सिल्वर तो बहुत ज़्यादा सावधानी ना ले तो अच्छा है, लेकिन लेना है तो कम लेना है। उसके बाद लार्ज कैप, मिड कैप में एसेट एलोकेशन करके रहें। 5 साल पहले क्या हुआ, 10 साल क्या हुआ पहले, उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ें, क्योंकि हमें फ्यूचर के लिए इन्वेस्टिंग करना है और फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होगा 100% गारंटी के साथ कोई भी नहीं बोल सकता है। तो बेस्ट क्या है कि आप एलोकेशन करके रखें, मार्केट कैप एलोकेशन मिक्सअप करके रखें। कैसे एसेट एलोकेशन बोलते हैं कि भाई सारे एसेट क्लास में थोड़ा बहुत एक्सपोजर लो, इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा रखो, उसी तरह से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आप मिक्सअप करके रखें, ठीक है। लार्ज कैप में सबसे बड़ा एक्सपोजर, उसके बाद मिड कैप में और स्मॉल कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर। ऑफकोर्स रिस्क प्रोफाइल के अनुसार आप इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं कि भाई 40-50% भी कैपिटल उड़ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट उड़ जाएगा, तो मैं डरूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, तब मिड कैप, स्मॉल कैप में और भी ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सब अननेसरी हेडेक नहीं लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप ज़्यादा रखें, मिड कैप, उसके बाद स्मॉल कैप सबसे कम रखें। ये सब ध्यान रखें। देखिए, वैल्यूएशन के मामले में अभी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा वैल्यूएशन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टॉक्स भी कंपेयर करता हूँ। बाहर देखेंगे ना, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, एक से एक कंपनी है जिसका रिटर्न्स
आप रिटर्न्स भी आ रहा है लेकिन फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है, ग्रोथ रेट्स देखेंगे सब बहुत टॉप क्लास का, और वैल्यूएशन जब कंपेयर करेंगे ना तो इंडियन कंपनी से ज़्यादातर केसेस में आपको कम मिलेगा, कहीं कहीं तो बहुत कम। आपको देखकर आश्चर्य होगा, अरे यार इंडिया कंपनी का तो कोई खास ग्रोथ भी नहीं आ रहा है और वैल्यूएशन इतना ज़्यादा। तो वैल्यूएशन अभी भी बाहर से कंपेयर करेंगे, यूएस में तो ऑफकोर्स थोड़ा वैल्यूएशन आ गया, लेकिन बाकी जो दूसरे मार्केट्स हैं अभी भी ज़्यादा है, खासकर स्मॉल कैप्स में बहुत ज़्यादा है, मिड कैप में भी ज़्यादा है, और लार्ज कैप फेयरली वैल्यूड के आसपास, ठीक है। मिड कैप थोड़ा ओवर वैल्यूड है, स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको इन चीज़ों के बारे में भी सोचना होगा। इसके बाद बॉन्ड्स देखते हैं तो GSEC जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है ना, लास्ट 10 ईयर्स में रफली अबाउट एनुअलाइज्ड की मैं बात बोला 6.4% के आसपास का रिटर्न है, और शॉर्ट टर्म डेट का अबाउट 6% के आसपास का रिटर्न है। तो देखिए अभी यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इंडिया क्योंकि धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलप कर रहा है ना, तो जैसे जैसे आप डेवलप करते हो इंटरेस्ट रेट आपका कम होता रहेगा पूरे इकोनॉमी में, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आप डेट से कभी एक्सपेक्ट ना करें। इसको बस ना थोड़ा कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ थोड़ा सा रिटर्न, उस तरह से पूरी तरह से तो कैपिटल प्रोटेक्शन यहाँ भी नहीं है, रिस्क है, लेकिन हाँ रिलेटिवली इक्विटी के मामले, इक्विटी से रिलेटिवली बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिलता है और प्लस थोड़ा रिटर्न मिल रहा है। इसको इस तरह से देखें। आर्बिट्राज फंड्स के बारे में आप लोगों का क्वेरी आया था ना, STT फ्यूचर्स ऑप्शंस में, तो देखिए आर्बिट्राज फंड्स के जो रिटर्न्स है ना 20 to 30 बेसिस पॉइंट्स इसके कारण कम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे 7% का कोई रिटर्न दे रहा है तो अब 6.7 6.8% के आसपास का रिटर्न है, लेकिन हाँ टैक्सेशन को देखकर अभी भी बुरा नहीं है, ठीक है। उसके बाद रियल इस्टेट का अगर रिटर्न देखेंगे ना तो 4.7% के आसपास रिटर्न है, ठीक है। तो रियल इस्टेट के लिए तो ऑफकोर्स रीट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज हैं रीट्स के से रिलेटेड, तो रीट्स पे मैं डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीक में ट्राई करूँगा, मतलब जैसे टॉपिक में एक रीट्स को भी कवर कर दूंगा ताकि ज़्यादातर आपके क्वेरीज को मैं रिजॉल्व कर सकूं वहाँ पे। तो देखिए जो भी एसेट क्लास आपने देखा ना, तो गोल्ड सिल्वर में गोल्ड के लिए अगर थोड़ा जाना चाहते हैं बिल्कुल जाएं। इंडियन इक्विटीज़ बहुत अट्रैक्टिव हो चुका है अभी, वैल्यूएशन मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा है तो वहाँ थोड़ा सतर्क रहें, ठीक है। लेकिन हाँ अट्रैक्टिव तो हो चुका, क्योंकि मैंने जो कुछ भी आपको बताया उसको देखकर लग रहा है कि भाई मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो बहुत अच्छा है, हमारा ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, तो बिल्कुल कंसिडर किया जा सकता है। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को बताया था ना थोड़ा मेरा भी कैश रखा हुआ है, तो वो मोस्टली मैंने ना कमोडिटीज़ और इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के लिए रखा था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि उसमें से एक पार्ट इंडिया में थोड़ा और मैं बढ़ा दूं एक्सपोजर अपना, क्योंकि अभी जो कुछ मैंने डिस्कस किया उसको देखकर लग रहा है कि भाई परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होने जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, तो सबसे पहले तो आप लोग ब्रोकर कैसे करें, तो देखिए आप अपने ब्रोकर को चेक करें। मैं ये जो ETF है ना, इंडिया जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का ETF है या फिर म्यूचुअल फंड, उसकी बात नहीं बोल रहा हूँ, वो तो बहुत हेडेक है ना। थोड़ा सा खोलेंगे, थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर बंद कर देंगे कि भाई लिमिट पूरा हो गया, ठीक है। तो इन चक्करों में के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई अपने ब्रोकर से चेक करें। LRS के थ्रू 2.5 लाख USD हम बाहर पैसा ले जा सकते हैं ना, भेज सकते हैं, उसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं कि नहीं, ब्रोकर से चेक करें। अगर है तो वहीं से कर लें, और नहीं है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, IND मनी है, वेस्टेड है, और भी कुछ ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप US में इन्वेस्टमेंट करें, US के थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में एक्सपोजर ले सकते हैं। वहाँ से आप US स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और US लिस्टेड लाइक बहुत सारा ETFs आपको US में लिस्टेड मिलेगा, जिसके थ्रू आप चाइना में भी एक्सपोजर ले सकते हैं, साउथ कोरिया में ले सकते हैं, जापान में ले सकते हैं, ताइवान में ले सकते हैं, ठीक है। और अगर इन कंट्रीज़ का स्टॉक्स अगर वहाँ लिस्टेड है, लाइक ADRs लिस्टेड होता है ना, इंडिया का भी कुछ कंपनीज वहाँ लिस्टेड है, तो अगर बड़ी बड़ी कंपनीज इन कंट्रीज़ का US में लिस्टेड है तो उनके स्टॉक्स में भी, मतलब ADRs में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। बाहर देखें माहौल कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लाइक US में बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है, AI ओवर वैल्यूड है, तो वहाँ पे रिस्क अभी बढ़ चुका है। थोड़ा बहुत एक्सपोजर चलता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर अभी लेने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। थोड़ा बहुत बनता है, बहुत ज़्यादा नहीं बनता है। उसी तरह से चाइना में पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल तो मुझे लगता है एटलीस्ट टेक में, बाकी तो बिल्कुल चाइना में डाउन एंड आउट है, लेकिन हाँ टेक में वहाँ बिल्कुल पोटेंशियल लगता है, तो थोड़ा बहुत उसको देखा जा सकता है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल रिस्क। ताइवान, अगेन ताइवान में देखें या साउथ कोरिया में तो कुछ ही कंपनीज़ है ना
ताइवान में जब भी आप ताइवान का नाम लेंगे तो एक ही कंपनी आपके सामने आएगा ना, TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसी का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, उसी का परफॉर्मेंस आता है। लेकिन वही है कि सिंगल स्टॉक का एक्सपोजर या फिर जो ETF जाएंगे उसमें इसी स्टॉक का ज़्यादातर एक्सपोजर रहेगा। उसी तरह से साउथ कोरिया भी कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका ETF लेंगे तो आपको SK हाइनिक्स और सैमसंग, इन्हीं दोनों का पूरा एक्सपोजर मिल जाएगा, बाकी कंपनीज़ का बहुत कम है। तो इस सबका रिटर्न आया है, हो सकता है आएगा भी, क्योंकि कंपनीज़ का परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है, वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, एक दो कंपनी के आधार पे चल रहा है। अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम आया है तो पूरा बुरी तरह से गिरेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको समझना होगा। जापान भी वही है कि भाई ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट आ रहा है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया, उसके कारण ही पूरा उसका मार्केट उड़ा जा रहा है, क्योंकि सालों से रिटर्न ही नहीं आया था, तो नेचुरली थोड़ा रिटर्न तो बनता है। उसी तरह से यूरोप ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ भाई सालों से रिटर्न नहीं आया था, थोड़ा बहुत अब इम्प्रूवमेंट दिख रहा है इकोनॉमी में, तो रिटर्न आ रहा है। तो मोस्टली परफॉर्मेंस वाइज देखिए इंडिया नंबर 1 पे जाएगा, उसके बाद सेकंड ऑफ कोर्स US होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, और थर्ड में भी चाइना। ताइवान के साथ ऑफ कोर्स चाइना का भी रिस्क है, पता नहीं ताइवान पे कब वो अटैक कर दे। अगर ये सब हुआ तो चाइना में प्रॉब्लम आएगा, ताइवान में भी प्रॉब्लम आएगा। बहुत कुछ आपको देखना होता है इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के लिए जा रहे हैं अगर आपको, तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो इन चक्करों में ना पड़े, सिर्फ US में जाएं। US में 2 ETFs को कंसिडर किया जा सकता है ना, एक NASDAQ 100 है और दूसरा S&P 500, ठीक है। NASDAQ में ज़्यादा आपको IT का एक्सपोजर मिलेगा, तो IT में अगर प्रॉब्लम आया तो बुरी तरह से गिरेगा। और अगर आपको और भी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, तो S&P 500 में आपको IT के अलावा बहुत सारी दूसरी सेक्टर्स या फिर थीम्स का एक्सपोजर मिल जाएगा, तो वो रिलेटिवली ज़्यादा सेफ होगा। ज़्यादा रिस्क लेकर थोड़ा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो NASDAQ 100, इसको इस तरह से देखें। दूसरे मार्केट्स में, दूसरे कंट्रीज़ के मार्केट में तभी जाएँ जब आपको इस सब अच्छी जानकारी है। जानकारी नहीं है तो बिल्कुल नहीं जाएँ। इंडिया तक ही अपने आप को लिमिट रखें, और बाहर जाना है तो मोस्टली US में थोड़ा लें, उससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। सो नाउ कैश का क्या करें? तो देखिए अगर आपके पास थोड़ा बहुत कैश है, थोड़ा बहुत तो मेरे पास भी है, तो मैं तो बाहर के लिए रखा है मैंने, थोड़ा कमोडिटीज़ में डालूंगा, सोना चांदी जब थोड़ा गिरेगा तो वहाँ थोड़ा डालूंगा, और थोड़ा बाहर के लिए रखा है ना, जैसे US में स्टॉक्स अगर गिरते हैं तो वहाँ थोड़ा डालूंगा, चाइना है, ताइवान का स्टॉक है, तो ये सब मैंने थोड़ा बहुत पैसा रखा हुआ है। और अब तो ऑफ कोर्स इंडिया को देखकर लग रहा है कि इंडिया में थोड़ा सा और मैं एक्सपोजर ले लूँ, ठीक है। तो वो भी जब अगर गिरता है इंडियन मार्केट्स, जो भी स्टॉक्स मेरे पास अगर वो गिरते हैं तो वहाँ भी मैं थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा लूँगा। इसको इस तरह से देखें। तो देखिए हमेशा स्टॉक मार्केट में हमें ज़्यादातर जो पैसा वो इन्वेस्टेड ही रखना है, ठीक है। थोड़ा बहुत पैसा आप रख सकते हैं कि भाई अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि आने वाले नियर फ्यूचर में आ सकता है, उसके लिए थोड़ा पैसा रखा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जब भी वो आप कैश रखते हैं तो आप सोच कर रखते हैं, जैसे मैंने सोच कर रखा हुआ है। तो जब भी आप कैश रखें तो आपको सोचना पड़ेगा भाई रखा क्यों है, किस लिए, कहाँ इन्वेस्ट करना है। जैसे इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो भाई इंडिया में तो ठीक है 6 मंथ्स, जैसे म्यूचुअल फंड के लिए कोई जाना चाहता है, बड़ा पैसा रखा हुआ है, 6 मंथ्स का STP कर देना बेस्ट है, ठीक है। एक बार में पैसा इन्वेस्ट करने की गलती ना करें अभी भी, ठीक है। बहुत कुछ चल रहा है वर्ल्ड में, वो AI बबल में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इंडियन मार्केट्स भी गिरेगा। ईरान का प्रॉब्लम चल रहा है US के साथ, US पूरा नेवी लेकर वहाँ बैठा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा US, ऐसे ही तो वापस आएगा नहीं। तो अभी भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो जल्दबाजी ना करें, पैसा बिल्कुल हमें करना चाहिए, धीरे धीरे आराम से करते रहें, जब जब गिरे मौका मिले करते रहें। कोई SIP कर रहा है तब तो वो बेस्ट है, कोई झंझट ही नहीं है। बड़ा पैसा है तो 6 मंथ्स का STP, और नहीं तो एटलीस्ट 3-4 ट्रांचेस में कुछ कुछ समय के गैप पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।